गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है द रॉयल स्टडीज़ अड्डा। तो हम लोगों ने साइंस का 8 चैप्टर किया था 9th क्लास का, जिसका नाम था मोशन। तो आज हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो कि फ़िज़िक्स का ही है। उसका नाम है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशंस। इसके अंदर हम पढ़ेंगे फोर्स क्या होता है, लॉ ऑफ मोशंस क्या होते हैं, न्यूटन्स के कौन से 3 लॉज ऑफ मोशन है और बाकी बहुत कुछ। तो सबसे पहले आता है फोर्स। फोर्स क्या होता है? फोर्स वो होता है कोई भी हम एक्सटर्नल एफ़र्ट लगाते हैं किसी चीज़ को खींचने या फिर धक्का देने में, और उससे और उसमें मोशन आता है। हमारे एक्सटर्नल फोर्स लगाने की वजह से उसमें कुछ मोशन आता है, उसमें कुछ चेंज होता है, तो उसे बोलते हैं फोर्स। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एनी एक्सटर्नल फोर्स, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इन द फॉर्म ऑफ पुल और पुश, धक्का लगाना या फिर खींचने की तरफ से, दैट चेंजेस और ट्रेंड टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। अगर वो चीज़ मोशन में आती है एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, और डायमेंशन, शेप और साइज़, अगर ये सब चीज़ें चेंज होती हैं ऑफ बॉडी की, मतलब उस चीज़ की, उस सब्जेक्ट की, तो उसे फोर्स बोला जाता है। ठीक है। फोर्स जो होता है ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर और स्केलर। ये मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था क्या होता है। अगर किसी भी बच्चे को ये नहीं पता है तो आप पिछला वाले चैप्टर की वीडियो देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि उसके कुछ पार्ट्स हैं, मतलब 3 पार्ट्स में वो पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, और तीनों ही पार्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और अगर आप कोई भी एक वीडियो खोल लेंगे तो उसके डिस्क्रिप्शन में आपको बाकी 2 वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। ठीक है। और इसका भी सेम, इस चैप्टर का भी यही है। अगर ये चैप्टर एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होता है तो बाकी के जितने भी पार्ट होंगे उन सब के डिस्क्रिप्शन इन सब के लिंक जो है वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है। चलिए, अब हम बोल रहे थे कि जो फोर्स है ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसका डायरेक्शन से लेना देना बिल्कुल है। ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? m/a। m यानी कि मास, a होता है एक्सेलरेशन। इसकी जो इसका भी हमें फुल डिस्क्रिप्शन हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया था। a जो होता है इसका SI यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास की SI यूनिट होता है किलोग्राम। ठीक है। फोर्स का SI यूनिट होता है आयन। ठीक है। और फोर्स की CGS यूनिट होता है 1 डायन। डायन वो दूसरा भूत वाली डायन नहीं, ये DYNE दूसरा वाला डायन होता है। ठीक है। और 1 यानी कि एक N में कितने होते हैं? 10 डायन होते हैं। ठीक है। एक N = 10 डायन। ठीक है। ये तो खैर 9th क्लास का हो गया। अब थोड़ी सी मैं आपको 11th क्लास की भी दे दूँ इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये सिर्फ 9th क्लास में ही नहीं है बल्कि ये 11th क्लास में भी है चैप्टर। तो मैं आपको थोड़ा उसकी भी एक्सप्लेनेशन आपको दे दूँ। उसके अंदर आता है ग्रेविटेशनल यूनिट। ठीक है। ग्रेविटेशनल यूनिट, और इसको हम देखते हैं 1 kgf और 1 किलोवाट के उसमें भी नापते हैं। और 1 kg वेट क्या होता है? एक kg वेट हमारा 9.8 N होता है, और 1 gf और g वेट होता है हमारा 980 डायन। ठीक है। ये याद करने वाली चीज़ें हैं जो कि हम जब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन तब हमारे ये काम आती हैं। ठीक है। उसके बाद आता है मोमेंटम। मोमेंटम को हम P से डिनोट करते हैं, ये रहा P बार, इससे हम डिनोट करते हैं। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। जो भी बॉडी होता है उसका प्रोडक्ट, जो भी बॉडी होता है उसका वेलोसिटी और मास, इन दोनों का मल्टीप्लाई हमारा मोमेंटम होता है। यानी कि इसका हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? P बार = m यानी कि मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है। मास = kg और वेलोसिटी मतलब हमारा मीटर पर सेकेंड। ठीक है। यानी कि इसकी SI यूनिट क्या हुई? SI यूनिट हुई हमारी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है इनर्शिया। क्या होता है इनर्शिया? मैं आपको बता दूं, किसी भी चीज़ का अपने आप या तो ना हिलना, मतलब अगर मोशन में है तो उसका मोशन में से रुकना नहीं, मतलब मोशन में ही रहना। अब जैसे एग्जांपल के लिए आप एक क्लॉक ले लेते हैं जिसके नीचे पेंडुलम होता है। अब वो क्या होगा? जब तक आप उस पर फोर्स नहीं लगाओगे वो रुकेगा नहीं, वो चलता रहेगा। ठीक है। एक वो होता है, और एक होता है कि एक जगह रखा है और वो हिल नहीं रहा है। एग्जाम्पल, बॉल रखी है, जब तक आप उस पर फोर्स नहीं लगाओगे वो हिलेगी नहीं, इसे बोलेंगे इनर्शिया।
ठीक है। ये होता है डिपेंड ऑन मास, मास पर डिपेंड करता है। मतलब इसका एक छोटा सा एग्जांपल होता है, एक रॉक है पहाड़ पर, मतलब ये दो हैं, ये एग्जांपल के लिए, एक 2 किलो का है और एक 10 किलो का है। अब इधर से मतलब इधर की साइड से उस पर पुश करते हैं हम लोग, तो सबसे ज़्यादा रोल कौन सा करेगा? सबसे ज़्यादा रोल करता हुआ दूर तक कौन सा जाएगा? 10 kg वाला। ये क्या होगा, ये थोड़ा सा रोल करेगा, जहाँ पर सीधी लाइन आ जाएगी, मतलब जो हमारी सड़क है वो इस तरीके से सीधी आ जाएगी, ये कहीं ना कहीं जाकर यहाँ पर रुक जाएगा। लेकिन ये जो है ये काफ़ी देर में यहाँ रुकेगा। तो यानी कि जितना ज़्यादा मास उतनी ज़्यादा इनर्शिया। इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है। डायरेक्ट मतलब बिल्कुल सीधा सीधा। अगर मास ज़्यादा तो इनर्शिया भी, मास कम तो इनर्शिया भी कम। ठीक है, ये याद करने वाली चीज़ है। और ये कई बार, और ये जब भी एग्ज़ाम में आए इनर्शिया के बारे में, तो आप इसे खोल कर लिख सकते हैं क्वेश्चन को, तो इसके अंदर फुल मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, इनर्शिया जो होती है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक आता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मतलब कोई चीज़ रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी। इनर्शिया ऑफ मोशन, मोशन मतलब कोई चीज़ मोशन में है तो वो मोशन में रहने वाली है। एक आएगा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब कोई चीज़ अगर सीधी जा रही है तो वो सीधी ही जाएगी, वो मुड़ेगी नहीं जब तक आप उस पर कोई फोर्स नहीं लगाओगे। ठीक है, अगर कोई बॉल है, अगर वो सीधी जा रही है तो वो सीधी ही जाएगी जब तक आप उस पर बैट नहीं मारोगे, हिट नहीं करोगे उसे साइड में जाने के लिए। ठीक है, ये होता है डायरेक्शन। ये 3 चीज़ें होती हैं इनर्शिया की, ये भी मैंने आपको बता दी। अब नेक्स्ट आता है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन मैं आपको बता दूं इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, इसके 3 लॉज होते हैं और तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये शुरू करने से पहले मैं आपको बोल दूं कि आप प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो सही लग रही है और आप इसको एंड तक प्लीज़ देखिएगा, क्योंकि एंड में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आते हैं जो कि हम ज़रूर देते हैं हर चैप्टर में। और अगर इस पार्ट में नहीं आते हैं तो नेक्स्ट पार्ट में आएंगे, लेकिन ज़रूर आएंगे, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। ठीक है, और आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स में भी इसे शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी ये चीज़ें आ जाएँ। ठीक है, उसके बाद पहला आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, यानी कि उसके कौन से लॉ हैं। पहला आएगा फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया है सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एवरीबडी कॉन्टिन्यूज टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन द straight line unless and until any external unbalanced force is applied on it। मतलब कोई भी चीज़ अगर स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो वो स्ट्रेट लाइन में ही जाएगी, अनलेस एंड अनटिल अगर उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स लगाया जाए। ये हमने इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में पढ़ लिया था। ठीक है, ये सेम वही है। नेक्स्ट आता है हमारा द रेट ऑफ चेंज। ये चेंज का लोगो है, ये चेंज का लोगो हम मैथ्स में करते हैं। मैंने ये शॉर्ट करने के लिए किया है, लेकिन आप इसे मत करिएगा एग्ज़ाम में प्लीज़। इसके अंदर आता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जिस रेट से मोमेंटम चेंज हो रहा है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। ये फोर्स के बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड इज़ डायरेक्टेड एज दैट ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स के बिल्कुल डायरेक्ट हो जाना। ठीक है, जिस रेट से मोमेंटम चेंज हो रहा है वो रेट फोर्स के बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाना सेकंड लॉ होता है। इसका एक एग्जांपल है कि अब मान लीजिए ये एक है, यानी कि ये कोई चीज़ है जिसका मास हमने यहाँ पे m लिखा हुआ है। इसकी ये है इनिशियल वेलोसिटी, मतलब स्टार्टिंग में वेलोसिटी। अब मतलब आपने कोई यहाँ से चीज़ को धक्का दिया है और वो नीचे जाकर यहाँ पर रुकती है, तो यानी कि ये फाइनल वेलोसिटी, और इसके बीच में जितना टाइम लगता है वो t। ठीक है, तो हम इसको ऐसे बोलते हैं कि P1 यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पे PF यानी कि जो फाइनल है मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, P मतलब मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम होता है हमारा M यानी कि मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, इस तरीके से ये 2 फॉर्मूले बनते हैं और आप इस तरीके से निकाल भी सकते हैं। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट आता है चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम के अंदर चेंज हमने जो अभी पढ़ा, इसी का कैसे पता चलेगा कितना मोमेंटम में चेंज हुआ है। हमारा जो PF यानी कि हमारा मोमेंटम जो फाइनल निकल कर आया था उसके अंदर से हम मोमेंटम ऑफ इनिशियल वेलोसिटी माइनस कर देंगे तो हमारा चेंज निकल कर आ जाएगा। मतलब आपने यहाँ से
छोड़ा है बॉल को और वो यहाँ पर आई है, ठीक है, यहाँ से आपका इनिशियल निकल कर आएगा, यहाँ से आपका फाइनल निकल कर आएगा। इन दोनों का जब आप माइनस करोगे तो आपका चेंज ऑफ मोमेंटम निकल कर आ जाएगा, ठीक है। और रेट अगर निकालना हो आपने तो इसका डिवाइडेड बाय टी, ठीक है, यानी कि चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टी, इससे आपका रेट निकल कर आ जाएगा, ठीक है। और अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हमने ये पढ़ा है कि फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि रेट के लिए हमने डिवाइडेड बाय टी किया हुआ है, ठीक है। अब ये प्रोपोर्शनल हटाने के लिए हमें इसके अंदर के लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? के। अब हमने इसको क्या किया, पी एफ यानी कि जो फाइनल मोमेंटम था हमारा उसकी जगह एम वी लगा दिया है हमने, यानी कि मास ऑफ फाइनल वेलोसिटी माइनस मास ऑफ इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी। इस तरीके का हमारा फॉर्मूला निकल कर आ रहा है। ये प्रोपोर्शनल हमने हटाना होता है इसलिए हमने यहाँ पर के लगा दिया। अब न्यूटन के अकॉर्डिंग एक उनका फॉर्मूला है, एक उनका एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर उनकी के की वैल्यू 1 आती है, ठीक है, उसके अंदर के की वैल्यू 1 आती है। ये आपके सिलेबस में नहीं है ये वाला, तो इसलिए मैं आपको वो चीज़ नहीं करवाऊँगी, लेकिन ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए है और ये इस क्वेश्चन के लिए भी है। के की वैल्यू 1 होती है तो हम इसकी जगह के नहीं लगाएंगे, यानी कि इसकी जगह ये के हटा देंगे, इसका होना ना होना बराबर है। इसकी जगह हम m को बाहर यानी कि m को हम कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टी। अब ध्यान से देखो, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम किसका हुआ? ये एसेलेरेशन का फॉर्मूला हुआ। किसका हुआ? एसेलेरेशन का फॉर्मूला, यानी कि F इज इक्वल्स टू एम ए, यानी कि मास इनटू एसेलेरेशन। इन शॉर्ट आपको सेकेंड लॉ में फोर्स का फॉर्मूला जो है वो डिराइव करके दिखाना है, यानी कि वो कैसे निकला है ये आपको दिखाना है, ठीक है। अगर ये आपको समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को रोक के रिवाइंड करके आप दोबारा देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार पेपर में आ जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड एंड वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट लॉ, और बहुत ही ज़्यादा ये पॉपुलर भी है लॉ न्यूटन का। इसके अंदर आता है एवरी एक्शन, कोई भी एक्शन हो, ठीक है, कोई भी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसको मैं आपको एक चीज़ से बताती हूँ। अगर आप दीवार पर धक्का लगा रहे हो, दीवार पर अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो उससे क्या होगा, आपकी जितनी पावर आप उस दीवार पे लगाओगे आपके हाथ पर उतना ही ज़्यादा अफेक्ट होगा, यानी कि आप जितना एक्शन में ला रहे हो उतना ही आपके हाथ पर रिएक्शन बैठेगा। ए का फोर्स लगेगा तो बी का भी लगेगा, जितना ए का लगेगा उतना ही बी का लगेगा, ठीक है। इसे बोलते हैं एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इसका मतलब होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इसके अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। ये जो थर्ड लॉ हम देख रहे हैं इसे हम ये भी बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, ड्यूरिंग एनी कॉलिजन, कॉलिजन मतलब टकराव, सॉरी ये अलग है, थर्ड लॉ वहीं ख़त्म था, ये अलग टॉपिक है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। किसी भी कॉलिजन यानी कि टकराव, जब भी कोई टकराव होता है द टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, मतलब टकराव होने से पहले का मोमेंटम, इज़ ऑलवेज, वो हमेशा इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, मतलब टकराव होने से पहले और टकराव होने के बाद का जो वो होता है मोमेंटम, वो दोनों सेम होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये बॉल ए है, ये बॉल बी, ठीक है, ये है इनिशियल वेलोसिटी, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी। आप इसको थोड़ा सा धक्का दे रहे हो तो ये क्या होगी, ये उससे जाकर टकरा जाएगी, कॉलिजन होगा, ठीक है। ये जो चीज़ है ये बिफोर कॉलिजन है, ठीक है। ये हो गया ड्यूरिंग कॉलिजन, मतलब टकराव के वक्त क्या हुआ, फोर्स 1 यहाँ से लगा, फोर्स 2 यहाँ से लगा, यहाँ पर टकराव हुआ, तो इसके बीच में जितना टाइम लगा उसे हम टी से डिनोट करेंगे, मतलब वो जितनी देर तक चिपकी रही, वो दोनों बॉल जब एक तरफ से एक बॉल को जब टक्कर मारी दूसरी वाले ने, तो वो जितनी देर तक चिपकी रही उसे हम टी से डिनोट करेंगे, ठीक है। ये इतना समझ में आया। F1 F2 टाइम
बिफोर कॉलिजन, ड्यूरिंग कॉलिजन। अब देखते हैं आफ्टर कॉलिजन क्या हुआ, यानी कि टकराव के बाद। टकराव के बाद ये क्या हो गया, ये थोड़ा सा आगे बढ़ गई होगी, ज़रूरी सी चीज़ है। ये भी आगे बढ़ गई होगी, ये भी आगे बढ़ गई होगी, तो इसकी ये फाइनल वेलोसिटी निकल कर आएगी। ठीक है, इसकी ये फाइनल वेलोसिटी निकल कर आ जाएगी। फाइन, ये यहाँ पर मोमेंटम, ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये यहाँ पर ख़त्म होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और अगर कभी ये आ जाए एग्ज़ाम में तो इसको विद डायग्राम पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ अपनी भाषा में आप लिख सकते हो, यानी कि अपनी लैंग्वेज में, अपने वर्ड्स में। लेकिन पूरा लिखना, कोई भी एक स्टेप मिस मत करना, क्योंकि सब कुछ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोई भी एक चीज़ गई या फिर कोई भी एक चीज़ मिस हुई, आपके नंबर कट, पता लग जाएगा आपने रट्टा किया है। ठीक है, तो इसलिए प्लीज़ ध्यान से। अब देखिए, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि प्रूफ कीजिए, न्यूटन के थर्ड लॉ को प्रूफ कीजिए। अब न्यूटन का थर्ड लॉ मैंने आपको बता दिया था, कौन सा वाला है, बताया था कि नहीं बताया था, एक्शन रिएक्शन वाला वो। इसके अंदर क्या होगा, न्यूटन के थर्ड लॉ को प्रूफ कैसे करेंगे, F1 यानी कि फोर्स 1 इज इक्वल्स टू माइनस F2, यानी कि दूसरा वाला जो फोर्स है उसको माइनस कर दो। ये इसका फॉर्मूला होता है नॉर्मल। ठीक है, अब हमने सेकंड में क्या पढ़ा था, बाय न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग F इज इक्वल्स टू एम ए है, यानी कि F1 यानी कि फोर्स 1 क्या हुआ, मास B, एसिलरेशन B। अब हमने A B मान लिया ना, इसको हमने A मान लिया, इसको हमने B मान लिया। ठीक है, फोर्स 2 को हमने A मान लिया, फोर्स 1 को हमने B मान लिया। अगर आप इसको A इसको B मानना चाहो तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन हमने क्या किया है कि F1 में mb यानी कि मास ऑफ B इंटू एसिलरेशन ऑफ B, और F2 कितना हुआ, मास ऑफ A, एसिलरेशन ऑफ A। ये ऐसे आ गया। अब अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला F1 की जगह F1 का डालेंगे हम, जो हमने ये निकाला है F1 इक्वेशन 1, और ये F2 की इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को हम इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे, जो कि ऐसा दिखाई देगा। ये हो गया F1 और ये हो गया F2। ठीक है, इस तरीके से। अब इसके अंदर से हम क्या करेंगे, इसके अंदर से हम लोग mb को बाहर ले लेंगे, इसमें से ma को ले लेंगे। इसके बाद एसिलरेशन बचेगा, एसिलरेशन का फॉर्मूला डाल देंगे, जिसके अंदर हमारा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन t आएगा। ठीक है, ऐसा, और इसके अंदर भी ऐसा। अब टाइम से टाइम कैंसिल, ऐसा ही होगा, ये माइनस का तो माइनस ही रह गया यहाँ पर, टाइम से टाइम कैंसिल। ठीक है, अब बचा क्या हमारे पास, mb vb माइनस ub इज इक्वल्स टू माइनस का ma va माइनस ua, ये बचा। अब क्या करेंगे, mb को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, ma को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप इसको स्टॉप करके रिवाइंड करके दोबारा देख लीजिए, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, तो ये एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, देखिए, इसके बाद हमारा ये हो जाएगा, अंदर जब मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोगों को माइनस में कुछ नहीं छोड़ना, यानी कि ये वाला माइनस हम इधर लेके जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा, ये वाला माइनस हम इधर लेके जाएंगे, ये भी प्लस का हो जाएगा। इसके बाद हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा ये आ जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ न्यूटन का, उसका मतलब ये था कि टोटल इनिशियल मोमेंटम, जितना भी हमारा टोटल इनिशियल मोमेंटम है वो हमारे फाइनल मोमेंटम के इक्वल होता है ना। यही तो हुआ था ना, यही तो है कि कॉलिजन के वक्त और कॉलिजन के बाद, यही वाला तो था, यही था ना। बस इसमें भी यही है कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, हमें यही तो करना था। ये देखो, ये इनिशियल वेलोसिटी आ गई, ये इनिशियल मोमेंटम आ गया, ये हमारा फाइनल मोमेंटम आ गया, ये u इनिशियल, v फाइनल आ गया ना, हो गया प्रूफ। ये कई बार आ जाता है, इसलिए आप ध्यान से। अब इसके अंदर लास्ट टॉपिक आता है जो सबसे मेन है, रिकॉल ऑफ गन। इसके अंदर भी एक्शन रिएक्शन वाला है, यानी कि बिफोर फायरिंग, गोली चलाने से पहले क्या होता है, गोली चलाने से पहले मास ऑफ बुलेट, ये रहा बुलेट हमारा, ये रहा, और ये रहा हमारा मास ऑफ गन। ठीक है, ये है मास ऑफ गन और ये है मास ऑफ बुलेट। थोड़ी सी ड्राइंग में प्रॉब्लम है,
और यही जो चीज़ आप देख रहे हो, जब आप ट्रिगर दबाते हो तो ये चीज़ इससे टकराती है, और जैसे ये चीज़ टकराएगी बुलेट आगे चली जाएगी। एक्शन हुआ ना ये, इसके टकराने के बाद ये ऐसे टकरा के पीछे आ जाता है, ये चीज़ टकरा के पीछे आ जाता है, ये वाला, ठीक है। यानी कि एक्शन रिएक्शन, इसकी तरफ से भी तो फोर्स लगता है ये, तभी तो वो पीछे होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये इतनी ज़ोर से फोर्स मारता है कि आपकी गन भी पीछे को हो जाती है, गन भी पीछे को होती है और बुलेट आपकी आगे चली जाती है, ठीक है। इसे बोलेंगे रिकॉयल वेलोसिटी, ठीक है। ये वाला टॉपिक भी हो गया आपका, इसको आप डायग्राम के अकॉर्डिंग समझा सकते हो। इसका एक छोटा सा ये इस तरीके से भी होता है, केस 1, यानी कि जब तक आपकी बुलेट चलती नहीं है तब तक इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए, यानी कि आप ए को गन मान लो और बी को आप बुलेट मान लो, ए नहीं आएगा जी आएगा यहाँ पर, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि चल थोड़ी रही है इसलिए 0। केस 2 में क्या हुआ, इनिशियल वेलोसिटी तो अभी भी 0 है, लेकिन हमारी फाइनल वेलोसिटी वो चेंज हो गई है, तो उसके अंदर हम यही लिख देंगे क्योंकि हमें पता नहीं है कितनी है, ये रही, ठीक है। टॉपिक पूरा, चैप्टर कंप्लीट। अब बारी आती है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की, जो कि हम हर बार देते हैं, तो इस बार भी हैं कुछ। पहला आ जाता है, गिव फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। थर्ड लॉ के बारे में ध्यान से पढ़ना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में इस तरीके से। नेक्स्ट आता है, डिस्क्राइब अबाउट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसके बारे में भी हमने बहुत खोल के पढ़ा था, इसके बारे में भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट आता है, व्हाट डू यू मीन बाय इनर्शिया। अगर ये मार्क्स ज़्यादा का है तो इसके अंदर आप फुल लिखोगे, इनर्शिया क्या होता है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं और उसके अंदर क्या क्या होता है, सब कुछ। नेक्स्ट, एक्सप्लेन फोर्स इन योर लैंग्वेज। फोर्स, अगर ये भी वही, अगर ज़्यादा मार्क्स का है तो इसके अंदर पूरा आएगा फुल, आप सारा का सारा सॉल्व करके दिखाओगे न्यूमेरिकली, सेम। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, प्रूफ न्यूटन्स थर्ड लॉ इन मैथमेटिकल वे में आपको पूरा प्रूफ करके मैंने आपको दिखा दिया, वो आप इसके अंदर कर देना, ओके। एंड थैंक यू, आपने वीडियो पूरी देखी है, थैंक यू सो मच।